2014 से पहले इस देश में कितने एम्स थे और आज कितने एम्स हैं? शून्य में शून्य ऐड करेंगे तो क्या होता है? शून्य होता है। तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन वही है। देश में 60 साल तक राज करने वाली पार्टी ने टॉयलेट पेपर में तक हजारों का डाला कर दिया। आज देश का हर तीसरा व्यक्ति जो है डायबिटिक या ब्लड प्रेशर का बीमार है। जब वो प्राइवेट केमिस्ट से दवाई लेने जाता है, जो दवाई उसको 200 रुपए की मिलती है, वो जेनरिक मेडिकल स्टोर पे उसको वो 50 रुपए की मिलती है। क्या यह विकास नहीं है? पंजाब के अंदर एक बड़बोले मुख्यमंत्री हैं जो किसी टाइम पे कॉमेडियन हुआ करते थे। उन्होंने गला फाड़ फाड़ के जमीन पे लेट लेट के पंजाब चुनाव से पहले बताया कि साडी सरकार आऊगी, आपा तोनू 22 क्रॉप के ऊपर एमएसपी देंगे। और अब जब सरकार आ गई, नमस्कार, ओ न्यूज हिंदी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुमार। हमारे साथ वेद प्रकाश शर्मा जी है, राजनीतिक विश्लेषक है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नारा देते हैं लोकसभा चुनाव 2024 के लिए, अब की बार 400 पार, बीजेपी 370 पार। सर, ओ न्यूज हिंदी में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी नारा देते हैं अब की बार 400 पार, क्या लग रहा है ये 400 पार एनडीए इस बार जा पा रही है? सर, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा। 2014 में इस देश में चुनाव हुआ। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस देश में 30 सालों में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 5 साल जो है भाजपा की सरकार चली। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता के बीच में आके अपनी नीति, अपनी नीयत और अपने किए गए कार्यों के बारे में बताया। उन्होंने फिर से देश की जनता से मैंडेट मांगा और देश की जनता ने उनको बम्पर मैंडेट देके 303 सांसद जिता के सिर्फ भाजपा के भेजे। अब आज नरेंद्र मोदी देश का ऐसा प्रधानमंत्री है जो अपने मैनिफेस्टो के उन तमाम वादों को तो पूरा कर ही रहा है जो कांग्रेस पिछले 40-50 सालों से वादे करती आई थी मैनिफेस्टो में, जो वो कर नहीं पाई थी, वो भी नरेंद्र मोदी अक्षरशः धरातल पर उतार रहे हैं। और ऐसे व्यक्ति को देश की जनता भरपूर प्यार दे रही है। आपने अभी मध्य प्रदेश का चुनाव देखा आपने जो है कितना बड़ा मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को मिला। आपने छत्तीसगढ़ में चुनाव देखा। मैंने बहुत बड़े बड़े सेफोलॉजिस्ट को ये कहते हुए सुना कि नहीं जी, भूपेश बघेल बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने जो है भाजपा को चेकमेट कर दिया है और वो वहां पे रिपीट करेंगे। मैंने कहा भाई साहब, आप रिजल्ट तक का वेट कीजिए, आप इतनी जल्दी जो है अपने अनुमान मत लगाइए। आज जहां एक तरफ नरेंद्र मोदी जी देश की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की बात कर रहे हैं, देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं और देश के अंदर एक दिन में 35 से 40 किलोमीटर प्रति दिन के हिसाब से जो है रोड के ऊपर काम हो रहा है, तमाम विकास की परियोजनाओं को अमली जामा पहनाया जा रहा है। सिक्किम देश का इकलौता ऐसा राज्य था जहां तक भारतीय रेल नहीं पहुंच पाई थी, वहां पर भी जो है आज रेल की सेवा का विस्तार करके सिक्किम तक रेल को पहुंचाया जा रहा है। पूरे नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी इस तरीके की कर दी गई है कि जो पिछले 60 सालों में जो है पुरानी सरकारें सोच नहीं पाई थी। अब आप सोचिए, इस देश के अंदर आरबीआई के एक बहुत बड़े गवर्नर हुए जिनका नाम था रघुराम राजन। आपने उनको जो है देश के एक 50 साल के युवा के साथ एक अंतरवार्ता करते हुए देखा होगा, और जिसमें वो ये कहते पाए जा रहे थे कि भारत की जो जीडीपी की वृद्धि दर है वो 5% नहीं पहुंच पाएगी। आज 8% से ऊपर भारत की जो जीडीपी की दर है वो चल रही है। आज दुनिया के बड़े बड़े देश, अमेरिका के जैसे देश, यूरोप के तमाम देश जो है उन आंकड़ों पर जो है उन आंकड़ों की बिसात पर धराशायी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। परंतु भारत तमाम मुश्किलात के बावजूद, कोविड के बावजूद, तमाम जो है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स के बावजूद, आपने देखा देश के अंदर विकास की रफ्तार को डिरेल करने के लिए लोगों ने क्या कुछ नहीं किया। लोगों ने दलित के नाम पर आंदोलन मचाया, लोगों ने जो है सीए एनआरसी के नाम पर आंदोलन मचाया, लोगों ने किसान की आड़ में बैठ के इस देश को जो है देश की राजधानी को 1 साल तक बंधक बनाने का काम किया। उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी की सरकार ने उफ नहीं करी। उसके बावजूद भी विकास की दर जो है सतत उन्होंने जो है बढ़ाने का काम किया और उसी रफ्तार से जो है देश आगे बढ़ रहा है। आपने उन तमाम उपलब्धियों के बारे में बताया जिसके बलबूते ऐसा लगता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि 400 पार बीजेपी कर पाएगी इन तमाम उपलब्धियों के बलबूते। आप एक बात देखिए, जो लोग भाजपा को ये कहकर चिढ़ाते थे कि जी मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, आज इतने शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से 500 साल के एक संघर्ष के पश्चात जो है रामलला का भव्य मंदिर, और सिर्फ मंदिर नहीं, वो एक ऐसी इकोनॉमी का आधारभूत जो वो संरचना है कि आज अकेले अयोध्या के अंदर 50,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, 28,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट सरकार ने की है तमाम विकास की परियोजनाओं पर, और लगभग 32,000 करोड़ की जो
प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के तमाम प्रारूप वहां पर काम कर रहे हैं। आज उस अयोध्या जी धाम के शहर में एक दिन में 5 से 6 लाख श्रद्धालु वहां पर दर्शन करने आ रहा है। आप सोचिए, आपने काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर के बारे में सुना, आज वहां महीने का 1 से सवा करोड़ टूरिस्ट उस जगह पर आ रहा है। अगर किसी जिले में किसी जगह पर किसी टूरिस्ट स्पॉट पर अगर 1 करोड़ से ज्यादा व्यक्ति एक दिन पे आता है, आप सोचिए अगर आप आंकड़ों की बात करें, आंकड़े उठाकर देखें तो जो गोवा है वो भारत का ऐसा टूरिस्ट डेस्टिनेशन था जिसमें कहा जाता था कि सबसे ज्यादा फुटफॉल आता है। गोवा में साल का बताया जाता है कि 4 से 5 करोड़ जो है टूरिज्म आता है, पर आज काशी विश्वनाथ और उसके बाद अयोध्या जी ने जो है वो सारे रिकॉर्ड जो है ध्वस्त कर दिए हैं। मैं रोकना चाहूंगा, मंदिर से विकास होता है ये तो हम सब देख लिए कि किस तरीके से काशी विश्वनाथ और अयोध्या में हो रहा है, हम सब ने देखा। जो लोग सवाल उठाते थे इस पे उन्हें जवाब मिल गया। लेकिन अगर सर बीजेपी 370 पार जाती हुई दिख रही है, एनडीए 400 पार जाती हुई दिख रही है, तो इसका मतलब कांग्रेस सर फिर 10 सीटों के आसपास सिमट कर रह जाएगी सर? देखिए, मंदिर से विकास होता है और नरेंद्र मोदी जी सर्वांगीण विकास की बात कर रहे हैं। चाहे आप एम्स की बात ले लीजिए, 2014 से पहले इस देश में कितने एम्स थे और आज कितने एम्स हैं, वो देश की जनता देख रही है। 2014 से पहले इस देश में कितने आईआईएम्स थे, आज कितने आईआईएम है, वो देश की जनता देख रही है। 2014 से पहले इस देश के अंदर जो है देश में मेडिकल सीटें कितने थी और आज मेडिकल सीटें कितनी बढ़ा दी गई हैं, वो देश की जनता देख रही है। उसके बावजूद भी कुछ प्रोपेगेंडिस्ट को अगर ये लगता है कि देश के अंदर विकास नहीं हो रहा है, तो मुझे लगता है कि उन लोगों को अपने मोतियाबिंद का इलाज करवाने की आवश्यकता है। और आज देश के अंदर 2014 के बाद नरेंद्र मोदी ने इस देश के राजनीति के अंदर एक ऐसा बदलाव किया है, जो 2014 से पहले जातिगत राजनीति हावी रहती थी, जो परिवारवाद वाली राजनीति हावी रहती थी, कि जो क्षेत्रवाद की राजनीति हावी रहती थी, आज आप दक्षिण भारत में जाकर देख लीजिए। आज तेलंगाना में भाजपा अपने संगठन का विस्तार कर रही है। आज आप तमिलनाडु में जो है के अन्नामलाई के नेतृत्व में देख लीजिए, भाजपा कुछ भी नहीं तो इस लोकसभा चुनाव में 20% का आंकड़ा वहां पे पार करने वाली है, और वो कितनी सीट बनाती है वो देखने लायक रहेगा। आज बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के यदि 18 सांसद हैं, तो अब वो बढ़कर जो है कहीं ना कहीं 25 से ऊपर जाने की संभावना दिख रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उन तमाम प्रदेशों के अंदर जहां सिर्फ अपने बेटे और भतीजों को जो है राजनीतिक विरासत देने और सौंपने का जो एक ट्रेंड चलता आया था, वहां एक साधारण से व्यक्ति को जो है नेतृत्व में लाकर जो है उसको आगे बढ़ाने का काम यदि किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर 350 का आंकड़ा इस चुनाव में पार करने जा रही है। यानी रिकॉर्ड बनाने जा रही है, अपने दम पे 350 पार आपको जाती हुई बीजेपी दिख रही है इस लोकसभा चुनाव में। बट सर, दिल्ली में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होता है, यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ एक बार फिर से यूपी के 2 युवा लड़के एक साथ आ जाते हैं, बिहार में आरजेडी के साथ कांग्रेस का गठबंधन, क्या इन गठबंधनों से नहीं लग रहा है इस बार बीजेपी और एनडीए का कुछ नुकसान हो सकता है? देखिए, आपको हिस्टोरिकल मोमेंट से सीखना चाहिए। इससे पहले भी एक चुनाव हुआ था, उसमें नारा दिया गया था यूपी में कि 2 लड़कों का साथ पसंद है। 2 लड़कों के साथ की क्या दुर्गति हुई वो देश की जनता ने देख लिया। उसके बाद एक बहुत बड़ा महागठबंधन हुआ जिसमें बुआ बबुआ सब एक हो गए। उसके बाद उस गठबंधन की क्या दुर्गति हुई वो देश की जनता ने देख लिया। अब आप आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं, आप मुझे गणित समझाइए, 0 में 0 ऐड करेंगे तो क्या होता है? 0 होता है। तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन वही है। 2020 में दिल्ली के अंदर विधानसभा का चुनाव हुआ, उससे पहले इस देश के अंदर लोकसभा का चुनाव हुआ। 2019 में कांग्रेस पार्टी लगभग 16% वोट पाती है दिल्ली में, और वही कांग्रेस पार्टी 2020 में लगभग 2.5% वोट पाती है। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों से यह पूछना चाहता हूं कि वो जो 13.5% का वोट था वो आसमान खा गया या धरती निकल गई? ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन पहले भी था। आप अरविंद केजरीवाल के वो तमाम वीडियो उठाकर देख लीजिए जिसमें वो कांग्रेस को गालियां देते हैं, कांग्रेस को बोलते हैं कि ये दोनों एक ही पार्टी हैं। कांग्रेस वाले आम आदमी को कहते हैं कि ये भाजपा की बी पार्टी। अरे भाई, जब आम आदमी पार्टी भाजपा की बी पार्टी है तो आज तुम दोनों का गठबंधन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? अब आप सोचिए, हिपोक्रेसी डाइड 1000 टाइम्स। पंजाब के अंदर इसी कांग्रेस का सुपड़ा साफ करके आम आदमी पार्टी सत्ता में बैठी है, यही बोल के कि ये जो है ड्रग का धंधा कराते हैं, इन्होंने पंजाब बेच दिया, इन्होंने बर्बाद कर दिया, ये बालू खा गए, ये खा गए। अब आप बताइए किस मुंह से आज जो है गठबंधन कर रहे हैं और किस मुंह से ये जाके जो है वोट मांगेंगे? तो क्या जनता को इनकी हिपोक्रेसी नहीं समझ आती? निश्चित रूप से समझ आती है, परंतु आज क्या है कि नरेंद्र मोदी का एक नारा था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। आज केजरीवाल ये फर्जी आंदोलन दिल्ली के बॉर्डरों पर क्यों बिठाना चाहता है? जो व्यक्ति खुद शराब के घोटाले में 8वें समन को
स्किप कर रहा है, वो व्यक्ति जो गिरफ्तारी से बचना चाहता है और नाखून काट के शहीद होना चाहता है। वो कह रहा है जी चुनाव आ रहा है। अरे भाई, इस देश में हर तीसरे महीने चुनाव होते हैं, तो क्या चुनाव होते हैं तो क्या अखिलेश यादव ने जो घोटाले किए हैं वो माफ कर दिए जाए? क्या अरविंद केजरीवाल ने जो शराब घोटाला किया वो माफ कर दिया जाए? या वो तमाम जो अपने भाई भतीजों को मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनता देखना चाहते हैं उन लोगों को माफ कर दिया जाए? बिल्कुल नहीं। आप देखिए, इस देश के अंदर 2014 से पहले ये दौर था कि इस देश में 60 साल तक राज करने वाली पार्टी ने टॉयलेट पेपर में तक हजारों का जो है घोटाला कर दिया। एक 10,000 रुपए के रेफ्रिजरेटर को भाड़े में लाने पे 20,000 रुपए की कॉस्ट दिखा दी और हजारों लाखों करोड़ कोयला तक बेच के खा गए। 2G 3G जीजा जी, आप घोटाले गिनते रह जाएंगे, पूरी रात निकल जाएगी पर घोटालों की फहरिस्त कम नहीं होगी। पर आज जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की बात कर रहे हैं, आप बताइए 2014 से आज हम 2024 में खड़े हैं, क्या किसी मंत्रालय में 1 रुपए के घोटाले की बात आज तक आई? बिल्कुल नहीं आई। इसको कहते हैं गवर्नेंस। जब इंसान की नीति साफ हो, जब इंसान की नीयत साफ हो और जब इंसान जो है राष्ट्र के बारे में सोचता हो, तो निश्चित रूप से उसका काम दिखता है। आज आप अटक से लेकर कटक तक चले जाइए, केरल से, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी चले जाइए, आप गुजरात से लेकर जो है नॉर्थ ईस्ट चले जाइए, आपको पूरे देश में चारों ओर सर्वांगीण विकास होता हुआ दिखेगा। चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, आप चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो, चाहे टेलीकॉम के क्षेत्र में हो। अभी जब हम बात करते हैं कि किस प्रकार से देश के अंदर जो है विकास हो रहा है, आपने आज से 10 साल पहले शताब्दी और राजधानी में ट्रैवल किया होगा। आपको पता है इस देश में पिछले 60 सालों में कितनी शताब्दी और कितनी राजधानी चली, पर आपने क्या कैलकुलेटिव तरीके से समझने की कोशिश करी कि पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वंदे भारत नाम की एक ट्रेन चलाई जा रही है हाई स्पीड, और वो पिछले 10 साल में कितनी जगह चलाई गई। देखिए, जो लोग आज उस चीज को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उस विकास के भागीदारी बन रहे हैं, इस देश की सरकार ने तो नहीं कहा कि हम सड़कें बना रहे हैं तो ये सिर्फ हिंदुओं के लिए बना रहे हैं, मुसलमानों के लिए नहीं बना रहे, ऐसा तो कहीं नहीं कहा। आज पानी की व्यवस्था है, शिक्षा की व्यवस्था है, आज जो है आयुष्मान भारत की योजनाएं, आज पूरे देश के अंदर जो है तमाम सस्ती जेनेरिक दवाइयां बनाने के लिए आयुष मंत्रालय के अंदर जो है आपको 1/4 कॉस्ट के ऊपर वो दवाइयां मिल रही हैं। आज देश का हर तीसरा व्यक्ति जो है डायबिटिक या ब्लड प्रेशर का बीमार है। जब वो प्राइवेट केमिस्ट से दवाई लेने जाता है, जो दवाई उसको 200 रुपए की मिलती है, वो जेनेरिक मेडिकल स्टोर पे उसको वो 50 रुपए की मिलती है। क्या यह विकास नहीं है? क्या ये देश की जनता को एम्पावर करने का काम नहीं है? देखिए, काम हो रहे हैं, पर जिस भैंस की सावन के महीने में आंख फूट जाती है उसको 12 मास हरा दिखता है। तो ये जो विपक्ष के लोग हैं, जो अपने भाई को, अपने भतीजे को, अपने बेटे को, अपनी बेटी को मुख्यमंत्री या जो है वो राजनीतिक विरासत सौंपना चाहते हैं, उन लोगों को ये विकास नहीं दिखाई दे रहा। जो लोग गमलों में जो है गोभी उगाकर जो है करोड़ों का एग्रीकल्चर इनकम बताकर इनकम टैक्स में जो है छूट पाते हैं, जो लोग अपने घर के जो है क्यारी में जो है किसानी करके जो है करोड़ों की इनकम दिखाते हैं, वो बताएं देश के किसानों को, चाहे वो शरद पवार हो, चाहे वो पी चिदंबरम हो। ये तो पॉपुलर है ना देश के अंदर कि गोभियों में उन्होंने गमलों में गोभियां उगाई, उन्होंने अपने 1000 गज के कंपाउंड के अंदर जो है करोड़ों की इनकम, एग्रीकल्चर इनकम उठाई। वो देश के अपने जिन जिन राज्यों में उनकी सरकारें, वो वहां पर जाकर लोगों को बताएं कि हमने ये कैसा किया। देखिए, 60 साल तक राज करने के बावजूद इन्होंने अपने घर भरने के अलावा देश की जनता को भरने का काम नहीं किया, और आज ये लोग देश के अंदर अराजकता फैलाने पर आमादा हैं। देश की जनता समझ रही है 2024 में वोट की चोट करेंगे। अगर आप महंगाई की बात करेंगे तो ये जो इंडी गठबंधन वाले हैं, इनकी राज्यों में जाके आंकड़े उठा लीजिए और भाजपा शासित राज्यों के आंकड़े उठा लीजिए, आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इन लोगों ने, आपने पिछले 10 साल में किसी भाजपा शासित राज्य में सुना कि आपको एक सिलेंडर लेने के लिए लाइन लगना पड़ रहा है? आज आप तेलंगाना में चले जाइए, वहां पे सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। इन्होंने तेलंगाना में लोगों को बहकाया कि जी हम 500 रुपए का सिलेंडर दे देंगे। आज वहां का आदमी जो है पूरा दिन भर जो है लाइन लगा रहा है। एक आपको मैं छोटा सा गणित समझाता हूं। मान लीजिए एक आदमी जो है दिन में 700 रुपए की उसकी दिहाड़ी है, अगर उसको वो दिहाड़ी छोड़कर दिन भर सिलेंडर के लिए 2 दिन लाइन लगना पड़े तो उसके लिए वो सिलेंडर कितने का हो गया? वो है ना 1900 रुपए का सिलेंडर। तो ऐसे करके जो है कांग्रेस आपकी जेब काटती है। और ये इंडी गठबंधन वाले तो महंगाई पे बात नहीं करें तो अच्छा है, क्योंकि इनके शासित राज्यों में देश में सबसे महंगा डीजल पेट्रोल बिकता है। उसके बाद ये लोग आकर जो है महंगाई के ऊपर रोना रोते हैं। देखिए, शर्म आनी चाहिए। आपकी जिन जिन राज्यों में सरकारें हैं, आप वहां काम करके दिखाइए ना, आप वहां करके तो दिखाइए। आप वहां क्या कर रहे हैं? अभी तेलंगाना में इनकी सरकार आई साहब, इनका मुख्यमंत्री आके बोलता है कि तुम हमें 14 लोकसभा सीटें जिताओगे तो हम तुमको जो है, जो हमने वादे किए थे वो पूरे करेंगे। मैं आपको इंडी गठबंधन
राशन का बुरा हाल बता रहा हूँ। पंजाब के अंदर एक बड़बोले मुख्यमंत्री हैं जो किसी टाइम पे कॉमेडियन हुआ करते थे। उन्होंने गला फाड़ फाड़ के जमीन पे लेट लेट के पंजाब चुनाव से पहले बताया कि साडी सरकार आऊगी, आपा तोनू 22 क्रॉप के ऊपर एमएसपी देंगे। और अब जब सरकार आ गई, 1.5 साल से इनकी वहां सरकार है, तो अभी किसी चैनल के बड़े कार्यक्रम में ये साहब दिल्ली आए हुए थे, तो कहते जी हम तो एमएसपी दे ही नहीं सकते। तुम गंवार हो क्या? पढ़े लिखे नहीं हो? जब तुम वहां मुंह फाड़ फाड़ के वादे कर रहे थे, तब तुमने देश का संविधान नहीं पढ़ा कि तुम क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते? तुम्हें नहीं पता था? उसके बाद अब इतनी बेशर्मी और इतनी ढिठाई से मुख्यमंत्री, इनकी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हुण तो सब्सिडी दे सकते हैं। ओ भाई, तुमसे सब्सिडी किसने मांगी है? तुम अगर देश के अंदर एक नया मॉडल खड़ा करना चाहते हो, करो। देखो, मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। जो आग यहाँ देश के अंदर आज लगाई जा रही है ना, आज वर्ल्ड मार्केट में 1 किलो गेहूं की कीमत 18 रुपए है, और भारत सरकार जो एमएसपी दे रही है वो 22 रुपए किलो पे खरीद रही है। आज आप और हम 30 रुपए किलो का आटा खरीदते हैं, और ये जो तमाम मांग लेके जो वहां पर हथियार लेके और मॉडिफाइड ट्रक और जेसीबीज लेके सो कॉल्ड किसान वहां घूम रहे हैं ना, वो कहते हैं कि जी गेहूं 300 रुपए किलो कर दो। एक बात बताओ, आप क्या 350 रुपए किलो का आटा खरीद सकते हैं क्या? या इस देश की जनता खरीद सकती है क्या? इस देश का बजट 45 लाख करोड़ का है, और जो वो अनाप शनाप मांगे की जा रही है उसका बजट जो है 33 लाख करोड़ रुपए। ये केजरीवाल की बुआ के घर से आएगा या भगवंत मान की मौसी के घर से आएगा? फिर ये जो किसान है जो वहाँ धरने पे बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, शंभू बॉर्डर पे, अरे वो भाई, किसान सर ये कोई किसान नहीं है। ये जॉर्ज सोरोस के डॉलरों पर इस देश के अंदर अराजकता फैलाने वाले वो एजेंट हैं जिनके माई बाप इस देश के कोई ना कोई राजनीतिक हुक्मरान हैं। चाहे वो राहुल गांधी की पार्टी हो, चाहे वो केजरीवाल की पार्टी हो, चाहे वो तमाम ये विपक्ष के लोग हों। ये लोग, आप एक बात बताइए, एक अमेरिका का एक बिलियनर, उसकी यहाँ मौसी रहती है कि उसकी यहाँ बुआ रहती है, वो कहता है कि मैं नरेंद्र मोदी के राष्ट्रवाद से लड़ने के लिए 1 बिलियन प्लेज करता हूं। किसी भी विपक्ष के नेता ने उसका खंडन किया? राहुल गांधी के मुंह से एक शब्द निकला कि जॉर्ज सोरोस होता कौन है ये बोलने वाला? आज राहुल गांधी यात्रा करते हैं इस देश के अंदर, और अचानक यात्रा के बीच में छोड़ छोड़ के विदेश यात्रा करने चले जाते हैं। देश को बताएं वो कौन से फूफा से मिलने जाते हैं, या कौन से मौसा से मिलने जाते हैं, या जॉर्ज सोरोस से मिलने जाते हैं? देश की जनता को बताएं ना। आज इस देश के अंदर जॉर्ज सोरोस की कौन सी इंडस्ट्री चलती है कि उसको नरेंद्र मोदी के नाम से दिक्कत है? ये तमाम जियोपॉलिटिक्स के अंदर वो तमाम लोग जो भारत की बढ़ती हुई ताकत से परेशान हैं, जो भारत की विकास की रफ्तार को रोक देना चाहते हैं, जो भारत के अंदर एक राजनीतिक स्थिरता ये उसको खत्म कर देना चाहते हैं, वो लोग इस प्रकार के आंदोलन को प्रायोजित करते हैं। चाहे वो सीए के विरोध में आंदोलन हुआ हो, चाहे वो सो कॉल्ड किसान आंदोलन हुआ हो, चाहे वो दलित के नाम पे आंदोलन हुआ, आप किसी आंदोलन को उठा के देख लीजिए, इन सब की मोडस ऑपरेंडी एक ही है, और इनको फंड करने वाला एक ही व्यक्ति है, इनको राजनीतिक संरक्षण देने वाला एक ही व्यक्ति है, और देश की जनता देख रही है, समझ रही है, इनका हिसाब बराबर कर देगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपने सुना किस तरीके से इन्होंने साफ साफ बता दिया है कि जो लोग इस वक्त देश में की तरक्की से खुश नहीं है, वही विरोध कर रहे हैं, वही विरोध प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।